बच्चों, आज फिर से स्वागत है आपका एके क्लासेस में। एके क्लासेस पर आज मैं जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उससे संबंधित जो बचे हुए क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चनों को मैं आज कराता हूँ। फिर इससे आगे के जो और भी क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा। अभी देखना जरा। पहला क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? यानी कि जो लोहे की वस्तुएं होती है उनके ऊपर पेंट क्यों किया जाता है? आप लोगों को पता है कि जो लोहा होता है, ठीक है, लोहा वायु, नमी, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में अगर आता है तो वो क्या हो जाता है? संक्षारित हो जाता है। क्या हो जाता है? संक्षारित। ठीक है, तो संक्षारित होने का मतलब होता है उसके ऊपर लग जाता है जंग। क्या लगेगा भाई? जंग। जंग लग जाता है तो जिसके कारण लोहा क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो लोहे को खराब होने से बचाने के लिए उसके ऊपर हम क्या करते हैं? पेंट करते हैं। क्या करते हैं? पेंट। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, तो उसका कारण क्या है? जैसे ही लोहा वायु नमी के संपर्क में आता है तो क्या हो जाता है? संक्षारित हो जाता है और उसके ऊपर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। और जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? उसके ऊपर पेंट करते हैं। ठीक है, तो वही चीज देखो मैंने इस क्वेश्चन बता रखा। यहाँ पे बोला गया लोहे की वस्तुएं वायु की ऑक्सीजन तथा नमी के संपर्क में आने से संक्षारित हो जाती है। क्या हो जाती है? संक्षारित। अर्थात इन पर जंग लग जाती है। क्या लग जाती है भाई? जंग। और जंग लगने के कारण वो लोहा क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, यानी कि खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसे बचने के लिए यहाँ पे देखो जंग लग जाती है। इन्हें जंग से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट करते हैं। ठीक है, जितनी भी लोहे की वस्तुएं होती है हमारे घरों में, आसपास खिड़कियां वगैरह लगी होती है लोहे की या दरवाजे लगे रहते हैं, उन पर क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है। तो पेंट करने का मतलब है कि उन्हें हम जंग लगने से बचाने के लिए उनको पेंट करते हैं। ठीक है, जिससे कि वो लोहा जो हमारे दरवाजे है, खिड़कियां, ठीक है, या लोहे की जितनी वस्तु है वो खराब ना हो। ठीक है, खराब होने से बचाने के लिए हम उन पर क्या करते हैं? पेंट करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इसका। ठीक है, तो समझ में आया कि लोहे की वस्तुओं को पेंट किया जाता है। संक्षारित होने से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तुओं पर क्या करते हैं? पेंट करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये क्या होगा? आंसर होगा। फिर इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछ लिया जाता है, जंग क्या है? यानी कि जो लोहे के ऊपर जंग लगता है, ठीक है, यानी कि वो भूरे रंग की जो परत सी चढ़ जाती है, ठीक है, लोहे के ऊपर, वो होता क्या है? मतलब उसका फॉर्मूला क्या है? वो उसे सही तरीके से हमको समझाना। ठीक है, तो जंग क्या है? एक नंबर पर क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन है, आंसर देखो इसका क्या है। जंग आयरन थर्ड ऑक्साइड, यानी कि Fe2O3, ठीक है, ये है आयरन थर्ड ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर ये थर्ड दर्शाया गया, ये आयरन की ऑक्सीकरण संख्या होती है। क्या होती है? ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या के बारे में मैं आगे की क्लासों में तो बताऊंगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा रहा जंग आयरन थर्ड ऑक्साइड, ठीक है, यानी कि Fe2O3। ठीक है, आयरन थर्ड ऑक्साइड का जो फॉर्मूला वो क्या होगा? Fe2O3। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया जंग आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3 तथा आयरन थर्ड हाइड्रोक्साइड, आयरन थर्ड हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है FeOH का होल थ्राइज का मिश्रण होता है। ठीक है, यानी कि इनके ऑक्साइड का क्या होता है? ये मिश्रण होता है, यानी कि जो भूरे रंग की परत बनती है किसके ऊपर? लोहे के ऊपर। ठीक है, तो वो आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 और आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइड, इन दोनों का क्या होता है? मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जंग। क्या बोलते हैं? जंग। ठीक है, तो वही है ये। ठीक है, जंग वो वाले जंग, जंग ना समझ लो कभी, वो वर्ल्ड वार समझ लो। ठीक है, कि लड़ाई वगैरह वाला जो वो होता है, कभी कभी युद्ध होता है, उसे ना समझ लो। तो ये कौन सा जंग है? लोहे के ऊपर जो परत जमती है। ठीक है, कौन से वाली? भूरे रंग की जो परत जमती है उसे बोलते हैं जंग। ठीक है, जो कि क्या होता है? आयरन ऑक्साइड और आयरन हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। ठीक है, यहाँ पर उसका आंसर ये देना होगा। तो एक नंबर पर क्वेश्चन भी आप लोगों का कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन में प्रवाहित क्यों किया जाता है?
नाइट्रोजन में प्रवाहित क्यों किया जाता है? ये क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आ रखे हैं बोर्ड के एग्जाम में। इनमें तो जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखे हैं ना, कोई से ना कोई से सन में आ रखे हैं। ठीक है, मैं लिखाऊंगा सन भी कौन कौन से सन में ये आ रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन में प्रवाहित क्यों किया जाता है? ठीक है, अभी मैंने कुछ दिन पहले या इससे पिछली क्लास में ही आप लोगों को विकृत गंधिता के बारे में पढ़ाया था। यानी कि जब हम तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखते हैं तो उसमें मैंने आप लोगों को एक चीज थोड़ी सी गलत बता दी थी। उसमें बताया था मैंने, उनका अपचयन हो जाता, बताया था, अपचयन बताया था ना। वहां पर अपचयन को काट करके तुम्हें करना उपचयन। क्या करना? उपचयन। ठीक है, तो यहाँ पर तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ अगर काफी लंबे समय तक रखे रहेंगे तो उनका क्या हो जाता है? उपचयन हो जाता है। यानी कि वे ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करते हैं, यानी कि वहां पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी और जिससे वो जो खाद्य पदार्थ उसकी गंध और उसके स्वाद में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते थे? विकृत गंधिता। क्या बोलते थे? विकृत गंधिता। तो ध्यान रखना, मैंने आप लोगों को वहां पर अपचयन लिखवा रखा, शायद चेक करो एक बार। अगर उपचयन लिखवा रखा, अपचयन लिखवा रखा, उपचयन लिखवा रखा ना, तो कोई बात नहीं। अगर उपचयन लिखवा रखा तो सही है, अगर अपचयन लिखवा रखा होगा तो उसे सही कर लियो। ठीक है, तो वहां उसका क्या हो रहा है भाई? उपचयन हो रहा है। मतलब जब काफी लंबे समय तक तेल एवं वसायुक्त, ठीक है, यानी कि जो हमारे घी वगैरह पदार्थ होते हैं, अगर उन्हें लंबे समय तक रखे जाएगा, ठीक है, तो उनके अंदर क्या होगी? उपचयन की प्रक्रिया हो जाएगी, जिससे क्या होगा? उनके स्वाद में और गंध में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है, क्वेश्चन है देखो, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन में प्रवाहित क्यों किया जाता है? ठीक है, इन्हें नाइट्रोजन में प्रवाहित क्यों किया जा रहा है? यानी कि जितने भी तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ, ठीक है, यानी खाने वाले जो पदार्थ है, जैसे हमारे चिप्स हो गए, ठीक है, कुरकुरे हो गए, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो काफी लंबे समय तक ये सुरक्षित रहते हैं। तो उनमें एक गैस भरी होती है जिसे बोलते हैं नाइट्रोजन। क्या बोलते हैं? जो चिप्स के पैकेट हो गए, कुरकुरे के पैकेट हो गए, उनके अंदर एक गैस भरी होती है जिसे बोलते हैं नाइट्रोजन। वो क्या करती है? उस जो उसके अंदर खाद्य पदार्थ, वो तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ से जो बना होता है, वे तली हुई चीजें होती है, काफी लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। वो किसके कारण रहती है? नाइट्रोजन के कारण रहती है। किसके कारण रहती है? तो नाइट्रोजन क्या है? उस उपचयन की प्रक्रिया होने से रोकती है। मतलब जो हमारे तेल एवं खाद्य युक्त पदार्थ है, उनके अंदर उपचयन की प्रक्रिया होने से रोकती है, जिससे जो हमारा खाद्य पदार्थ है काफी लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो यही चीज इसमें बताई गई है। देखो यहाँ पर देखो, तेल तथा वसा का उपचयन होने पर ये विकृत गंधी हो जाते हैं। विकृत गंधी का मतलब वहां से विकृत गंधिता की प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, जिससे इनकी गंध एवं स्वाद परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो खाद्य पदार्थ है उसकी गंध में भी परिवर्तन होगा और स्वाद में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को उपचयित होने से बचाने के लिए हम इन्हें नाइट्रोजन में प्रवाहित करते हैं। ठीक है, यानी कि इन्हें हम कहाँ रखते हैं? नाइट्रोजन युक्त वातावरण में रखते हैं, जिससे उनका उपचयन की प्रक्रिया वहां पर नहीं हो पाती। ठीक है, तुमने देखा होगा, चाहे आप लोग कितने भी लंबे समय तक वे जो चिप्स के पैकेट है, कुरकुरे के पैकेट है, उन्हें उठा कर रखो। ठीक है, कितने भी दिनों तक दुकान में रख कर रखो। ठीक है, तुम्हें पता है कि तुम्हें थोड़ा ही पता होता है कितने दिन तक वे कितने दिन के बने हुए, तुम्हें तो नहीं पता होता। वे बहुत काफी दिनों के बने होते हैं और उन्हें तब जब चाहे तुम तब खा सकते हो। ठीक है, तो वो मतलब सुरक्षित किसके कारण रह रहे? वो क्योंकि उस पैकेट के अंदर होती है नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस, जो उसका उपचयन होने से पहले ही रोक लेती है। ठीक है, यानी कि जो खाद्य पदार्थ है, तला बना जो पदार्थ उसके अंदर बना हुआ, ठीक है, तेल से बना हुआ, जो वो काफी लंबे समय तक सुरक्षित रहता। वो किसके कारण रहता? नाइट्रोजन गैस के। इसके कारण एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि चिप्स के पैकेटों में कौन सी गैस भरी रहती है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, जो हमारे चिप्स होते हैं या कुरकुरे होते हैं, उनके पैकेटों में, ठीक है, कौन सी गैस भरी रहती है? तो कौन सी गैस भरी रहती है उसमें? नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो ये क्या करता है? जो उपचयन की प्रक्रिया है उसे होने से रोकती है। ठीक है, मतलब तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों के बीच में, जिससे कि वो काफी लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो समझ में आया क्वेश्चन? देखो दोबारा रिपीट करना है। तेल तथा वसा का उपचयन होने पर
ये विकृत गंधी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विकृत गंधी, जिससे इनकी गंध एवं स्वाद परिवर्तित हो जाते हैं। अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को उपचयित होने से बचाने के लिए हम इन्हें नाइट्रोजन में प्रवाहित करते हैं। ठीक है, उपचयित होने से बचाने के लिए किस में प्रवाहित करते हैं? नाइट्रोजन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ होता है कंप्लीट। तो समझ में आएगा? समझिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो जाता है? रासायनिक अभिक्रिया देते हुए व्याख्या की। रासायनिक अभिक्रिया भी देनी और उसकी व्याख्या भी देनी। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से आंसर इसका। कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग कॉपर आयन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कॉपर आयन। जैसे ही हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट विलयन का जो नीला रंग, कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग होगा, कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। वो नीला रंग होने का कारण क्या? उसके अंदर पाए जाते हैं कॉपर आयन। क्या पाए जाते हैं? कॉपर आयन। जैसे हम बात करते हैं आयरन, ठीक है, कॉपर, निकिल, ठीक है, ये तो होता। तो अगर इनके ऊपर तुम्हें चार्ज दिखाई दे जाए, यानी कि +2, +3, +4 इस तरीके से दिखाई दे जाए, तो वो होते हैं उसके आयन। क्या होते हैं? आयन। तो यहाँ पर देखो वही बोला गया, कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग कॉपर, ये 2+ लिखा हुआ ना, तो यही इसके क्या है? आयन। तो यहाँ पर ये बोला गया कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग कॉपर आयन के कारण होता है। यानी कि ये जो आयन है इसके कारण कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होगा? नीला होगा। बात समझ में आई? फिर इसके बाद बात करते हैं, इसमें लोहे की एक कील डालने पर कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग तथा लोहे की कील का रंग परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगर इसमें हमने एक लोहे की कील डाल दी, ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है, ठीक है, तथा लोहे की कील का जो रंग है वो क्या होगा? परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है भाई? परिवर्तित हो जाता है। वही बोला गया, क्योंकि आयरन का स्थान सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर है। ठीक है, यानी कि एक श्रेणी होती है जिसमें क्या होता है? धातुओं को उनकी सक्रियता के अनुसार बढ़ते क्रम में रखा गया। यानी कि किसकी सक्रियता कम होती है, किसकी ज्यादा होती है, उसके क्रमों ने रखा गया। ठीक है, सक्रियता श्रेणी के बारे में मैं अगले चैप्टर में आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें धातुओं को उनकी सक्रियता के अनुसार रखा गया। किसकी सक्रियता कम होगी, किसकी अधिक होगी। ठीक है, तो जिसकी सक्रियता अधिक होगी वो एकदम से क्या हो जाएगी? विस्थापित हो जाएगी। तो जो कॉपर है, कॉपर जो धातु होगी हमारी, वो आयरन से क्या होती है? ऊपर होती है। इसलिए कॉपर को विस्थापित करके आयरन क्या करता है? अपना स्थान वहां पर ले लेता है। तो वही बात बोली गई है यहाँ पर, क्योंकि आयरन का स्थान सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर है। कॉपर से क्या है? ऊपर है। अतः यह कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। कॉपर को उसके विलयन से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। ठीक है, तथा आयरन सल्फेट बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? आयरन सल्फेट। ठीक है, यानी कि जो हमारा आयरन है, ठीक है, आयरन का स्थान जो सक्रियता श्रेणी में कॉपर से क्या होता है? ऊपर होता है। ठीक है, अतः ये कॉपर को उसके विलयन से क्या करता है? विस्थापित कर देता है। उसके स्थान से क्या करेगा? विस्थापित कर देता है, तथा आयरन सल्फेट बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? आयरन सल्फेट, जिसका रंग हरा होता है। जिसका रंग क्या होता है? हरा। यानी कि वो आयरन सल्फेट बनता है। क्या बनता है? आयरन सल्फेट। और जिसका रंग कैसा होगा? हरा। कैसा होगा? हरा। तथा कील पर कॉपर अवक्षेपित हो जाता है। जो कील है, लोहे की कील है, उस पर क्या होगा? कॉपर यानी कि जो तांबा, वो अवक्षेपित हो जाता है। अवक्षेपित का मतलब होता है जम जाता है उसके ऊपर वो। ठीक है, कॉपर अवक्षेपित हो जाता है जिसका रंग भूरा होता है। ठीक है, यानी कि कॉपर लोहे की कील पर क्या आ गया? अवक्षेपित। ठीक है, जिससे उसका रंग कैसा हो जाता है? भूरे रंग का हो जाता है। वही लिखा हुआ है, भूरा होता है। फलस्वरूप विलयन तथा कील दोनों का रंग परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा? विलयन का रंग भी और
जो कील का रंग है उसमें भी क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। दोनों का रंग क्या होगा, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अभिक्रिया देखो नीचे लिखी हुई इसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ये देखो आयरन है। ठीक है, आयरन को हमने क्या करा, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया। आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया तो आयरन ने क्या करा, कॉपर का स्थान, ठीक है, प्रतिस्थापित कर दिया। यानी कि यहाँ से कॉपर को हटाया, अपना स्थान ले लिया। देखो यहाँ से क्या बना, आयरन सल्फेट। क्या बना, आयरन सल्फेट। कॉपर अलग से निकल गया। ठीक है, जिससे आयरन सल्फेट का रंग परिवर्तित हो, यहाँ पर आयरन सल्फेट का रंग कैसा हो गया, हरा, और कॉपर के कारण जो वहां से जो जंग बना, मतलब रंग परिवर्तित हो कैसा हो गया, भूरा हो गया। ठीक है, तो इस कारण वहां पर क्या होता है, यहाँ पर इसका रंग भूरा पड़ जाता है। केल का रंग कैसा हो जाता है, भूरा। ठीक है, समझ में आया, अच्छे से याद करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है। एक भूरे रंग के चमकदार तत्व एक्स को, ठीक है, एक भूरे रंग के चमकदार तत्व, भूरे रंग का एक चमकदार तत्व, ठीक है, हमारी पता क्या था, हमने कह दिया अपने तरफ था एक्स। क्या बोल दिया, देखो यहाँ पर एक भूरे रंग के चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है, काले रंग का। इस तत्व एक्स एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। ठीक है, उस काले रंग का जो यौगिक है उसका हमें नाम बता रहा हूं। ठीक है, तो आंसर है इसका तत्व एक्स, वो तो क्या है, कॉपर। तत्व एक्स क्या है, कॉपर। ठीक है, काले रंग का यौगिक जो बन रहा बाद में, ठीक है, काले रंग का यौगिक कॉपर सेकेंड ऑक्साइड यानी कि CuO है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड। जो काले रंग का यौगिक बन रहा है वो क्या है, कॉपर ऑक्साइड। तो ये होगा इसका आंसर कंप्लीट। नोट करो। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। आप लोगों को ये कुछ रासायनिक समीकरणें दी गई है, इन्हें क्या करना, संतुलित करना है। क्या करना भाई, संतुलित। अब देखो संतुलित कैसे करें। अब संतुलित करने के लिए देखो यहाँ पर हम सबसे पहला अलग अलग तत्वों को देखेंगे कि अलग अलग तत्व कितने कितनी बार हमें दे रखे हैं। देखो जरा ध्यान से, जब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो ध्यान से देखना। यहाँ पर हम बात करते हैं, पहला तत्व पकड़ लो, आयरन। पहला तत्व क्या, आयरन। आयरन के यहाँ पर तत्वों की संख्या कितनी दिखाई दे रही है आप लोगों को, एक। एक ही तो आयरन का अणु इधर। अगर इधर देखेंगे आयरन के अणु आप लोगों को कितने दिखाई दे रहे हैं, तीन। तीन दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये बताओ इधर ज्यादा है इधर ज्यादा, इधर ज्यादा। मुझे आयरन के 3 अणु करने, कितने करने, तो जोड़ूंगा गुणा करूंगा, गुणा होगी इसमें, क्या होगी, तो इसमें हम गुणा करेंगे 3 का। इस आयरन के अणु में हम 3 तक गुणा कर देंगे, बैलेंस हो गए इसके 3। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। आयरन के भी 3 हो गए, आयरन के भी 3 हो गए। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब है तीर के चिन्ह के पहले भी उतने होने चाहिए, तीर के चिन्ह के बाद भी उतने होने चाहिए। समझ में आया सभी को। 3 अणु आयरन के हो गए, 3 आयरन, 3 इधर हो गए, बैलेंस हो गया पूरा। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन, इसकी हाइड्रोजन की। किसकी बात करते हैं, हाइड्रोजन की। यहाँ हाइड्रोजन कितना है देखो, 2। कितने अणु है इसके, 2। हमने कहा तीर के चिन्ह के बाद भी चलो हाइड्रोजन, चलो देखो हाइड्रोजन इसके भी कितने हैं, 2। तो ये तो बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बराबर, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम चेक करते हैं फिर यहाँ पर ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन बच रहा है, एक और तत्व बच रहा है ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं भैया, 1। ऑक्सीजन के कितना, 1। कितना, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4। क्या बराबर है, बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, बराबर करने के लिए गुणा करेंगे। इस पूरे तत्व में 4 से क्या करेंगे, गुणा। क्या करेंगे भाई, 4 से जैसे ही गुणा होगी तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के, देखो ऑक्सीजन के तो हो जाएंगे 4, लेकिन हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 8। कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, नहीं है ना। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन तो हो गया बैलेंस, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया, इनबैलेंस। ठीक है, तो हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। कितने बनाने हैं वह, 8। तो किससे गुणा करो, 4 से गुणा कर दी। ठीक है,
यानी कि अब संतुलित समीकरण हमारी बनी। यहाँ 3 तो गुणा हुई थी तो क्या हुआ 3Fe, 3Fe प्लस फिर इस बार H2O में कितने गुणा करी हमने 4 की, यानी कि 4H2O। देखो 4 तो गुणा करी थी 4H2O हो गया, ठीक है। फिर 13 का चिन्ह लगाया। अब देखो यहाँ तो किसी चीज की गुणा नहीं करी थी तो सेव उतार तो बिल्कुल सेव है Fe3, ठीक है, O4, Fe3O4, ठीक है। प्लस यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ में कितने गुणा करी थी 4, यानी कि 4H2। कोई दिक्कत तो नहीं आता, ये होगी, ठीक है। ये इसका क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर। इस तरीके से बैलेंस करना, समझ में आया, ठीक है। अब ये बार बार ये जो मैंने करा ना ये रफ कार्य का काम है, ठीक है। मन मन में सोच कर भी कर सकते हो, गुना उसी हिसाब से करो, फाइनल आंसर ऐसे देना, बिल्कुल सही और साफ साफ तरीके से। बताओ समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। दोबारा एक बार और समझो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसका भी देखो, इसे मैं डायरेक्ट सोल्व करूंगा, मतलब आप लोगों को बताता चलूंगा कि किसके कहा कितने कमी है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ हम बात करते हैं पीबी की। पीबी का मतलब लेड, ठीक है। पीबी के अणुओं की संख्या कितनी है बताओ, कितने अणु पीबी के, एक है ना। इधर देखो पीबी का इधर भी कितना बैलेंस है, कोई दिक्कत तो नहीं। इक्कर रफ कार्य करने की जरूरत तो नहीं है, मन मन में सोच के कर सकते हो अपना, ठीक है। चलो भाई पीबी के तो भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ही है तो इधर भी एक बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं इधर देखो नाइट्रोजन की, किसकी बात करते हैं, यहाँ नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन के जो अणु है, यहाँ बताओ नाइट्रोजन के कितने अणु, कितने, ऐसा नहीं होता ना 3। देखो नाइट्रोजन के सामने क्या लिखा हुआ, कुछ लिखा हुआ, नाइट्रोजन के नीचे 1 2 3 इस तरीके से कुछ संख्या लिखी हुई नहीं, लिखी हुई तो मतलब कैसा होगा 1, कितना होगा 1। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, एक ब्रैकेट लगा हुआ, क्या लगा हुआ, और ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ 2 का मतलब ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब गुणा, मतलब नाइट्रोजन के अणु यहाँ पर कितने हैं 2। नाइट्रोजन को अकेले को देखो, इसकी गुणा दोनों के साथ होगी, ऑक्सीजन के साथ भी और नाइट्रोजन के साथ भी। तो नाइट्रोजन के अणु कितने हो गए 2, कितने हो गए। इधर देखो नाइट्रोजन कितना, कितना नाइट्रोजन इधर कितना है भाई, यहाँ खोल कर देखो, ये ना देखो यहाँ 2 लिखा हुआ, नाइट्रोजन को देखो अकेला कितना है, कितना है भाई। अब यहाँ 2 है नाइट्रोजन, यहाँ कितना है 1, तो 2 करने के लिए इधर कैसे गुणा करेंगे हम, 2 तो गुणा होगी, मतलब मैंने कहा यहाँ 2 तो गुणा होगी, इसके साथ मतलब कार्य में दर्शाते ऐसे ही मिलना। फिर आगे बचता है हमारे पास ऑक्सीजन, क्या बचता है ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन बचेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं ऑक्सीजन के, यहाँ पर देखो कितने हुआ, कितने कितने 3, इस ब्रैकेट के अंदर तो लिख रहे 3, लेकिन बाहर देखो ट्वाइस लिखा, 3 दूनी कितना होगा 6, कितना होगा 6, यानी कि 6 अणु हो गए, कितने अणु हो गए 6। तो अब देखो यहाँ पर जरा ध्यान से भाई, यहाँ तो ऑक्सीजन के हो रहे 6 अणु, कितने हो रहे 6, और इधर देखते हैं हम ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, देखो जरा ध्यान से, यहाँ ऑक्सीजन के कितने अणु हो रहे, यहाँ पर अगर मैंने इस तरह गुणा कर दी तो 4 ये हो गए और 2 ये हो गए, कितने हो गए 6, और 1 ये हो गए तो 7 हो रहे, कितने हो रहे 7। ये तो काम खराब हो गया भाई, है ना, ये तो काम क्या हो गया खराब। तो इसे कैसे करोगे, बैलेंस करना, क्या करना बैलेंस, बताओ अब कैसे होगा, अब कैसे होगा। तो समस्या की बात आ गई भाई, समस्या होगी नहीं, बताओ दिमाग लगाओ, होगा क्वेश्चन होगा, करते हैं, बताओ जल्दी भाई। देखो 4 तो 6 और 1 7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए और क्या कर सकते हैं हम, करते हैं, देखो यहाँ पर इनबैलेंस हो रहा था भाई, पूरा का पूरा रासायनिक समीकरण ये, ठीक है। अब इसे बैलेंस करने के लिए हमने देखा भाई यहाँ पर हमारा काम नहीं बनेगा। ऑक्सीजन देखो
उधर हमारी कितनी हो रही थी भाई, 6 अणु हो रहे थे ऑक्सीजन के, और इधर कितने हो रहे थे हमारे 7। कितने हो रहे थे 7। तो हमें बैलेंस करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन बराबर करने के लिए मैंने क्या करा, इधर यहाँ पर इस पूरे अणु में, ठीक है, 2 तो मल्टीप्लाई कर दी, इससे मल्टीप्लाई कर दी 2 से, जिससे बैलेंस होता था। जैसे मैंने इस पूरे अणु में 2 से मल्टीप्लाई करी, ठीक है, तो पूरी समीकरण यहाँ पर चेंज होगी। यहाँ पर इसके देखो, जैसे मैंने सब 2 तो मल्टीप्लाई करी है ना, तो यहाँ पर पीबी के हो गए 2, ठीक है, इधर भी मुझे पीबी के 2 करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे मैंने 2 तो गुणा कर दी, 2 आई पीबी के अणु भी हो गए 2, ठीक है। फिर हमने कहा यहाँ पर इस 2 के गुणा करने से, ठीक है, नाइट्रोजन के वैसे कितने अणु, तो यहाँ पहला 2, लेकिन इसके गुणा करने से क्या हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे। 2 की 2 तो गुणा होगी, कितना हो जाएंगे 4। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के 4 हो गए, तो इधर भी अब नाइट्रोजन के कितने करने पड़ेंगे 4। मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दी, बस यहाँ कितना हो गया 4 हो गए नाइट्रोजन के। फिर इसके बाद बचता ऑक्सीजन, क्या बचता ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर 3 दूनी कितना हो गया 6, और 6 दूनी 12, यानी कि ऑक्सीजन के कितने अणु हो रहे हैं 12। चेक करो ऑक्सीजन के 12 अणु हो रहे हैं या नहीं हो रहे, देखो 2 अणु तो ये रहे, ठीक है, क्योंकि 2 तो मल्टीप्लाई हो रखी इसकी, ठीक है। फिर यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 अणु ये रहे, ठीक है, और 2 अणु ये है। देखो जरा ध्यान से, बराबर हो रहे नहीं हो रहे, 2 8 10 और 2 12, यानी कि बैलेंस होगी हमारी समीकरण। यानी कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण होगी वो क्या होगी हमारी, 2PbNO3 का होल ट्वाइस एरो, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बनेगा हमारा 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, ठीक है। यह होगी हमारी संतुलित समीकरण। क्या होगी संतुलित। यहाँ पर जो रखा है मैंने, ये सारा का सारा 10 कार्य ऐसा मिटा सकते हो तुम बाद में आराम से, ठीक है, लेकिन संतुलित समीकरण साफ साफ करके ऐसे लिखिए। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या। इसी तरीके से ये तीसरी समीकरण करते हैं, ठीक है। इसका भी देखो जरा ध्यान से, ऐसा करिए, यहाँ पर देखो ध्यान से भाई, एक तत्व को अलग अलग पकड़ो, मैग्नीज Mn, ठीक है, Mn के कितने अणु दिखाई दे रहे, 1, ठीक है। एक को आराम से देखो, इसके नीचे लिखो आराम से 1 अणु हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर के चिन्ह तुरंत बाद देखो मैग्नीज पे लिखा हुआ, हाँ भाई लिखा हुआ, कितनी बार है 1 बार, तो ये तो बैलेंस है, इसे छेड़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने अणु है, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इधर चेक करते हैं, इधर ऑक्सीजन के अणु है कि दिख रहे कहीं, इधर ऑक्सीजन क्यों दिख रहे, हाँ भाई दिख रहे, कितना है यहाँ पर, बराबर तो नहीं है, तो तुरंत बराबर करो, ठीक है। इधर 2 इधर 1 है, तो 2 करने के लिए क्या करेंगे, इधर 2 तो गुणा कर दो, नहीं भाई 2 तो गुणा कर दिया उधर, ठीक है। तो ऑक्सीजन के भी बराबर हो गए बराबर, 2 ही हो गए, 2 तो गुणा करने के बाद, ठीक है। फिर हमने देखा यहाँ पर हाइड्रोजन, क्या देखा, हाइड्रोजन के कितने अणु दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, इधर हाइड्रोजन के कितने दिखाई दे रहे, कितने दिखाई दे रहे, 2। ध्यान से देखो कितने दिखाई दे रहे, 2 पक्का, पक्का 2 दिखाई दे रहे, 2। ध्यान से देखो 2 दूनी 4 होता, कितना होता 4। बैलेंस करने के लिए देखो, तो यहाँ पर 4 हो रहे हाइड्रोजन के, और इधर कितने हो रहे, कितने हो रहे, इधर 1, तो कैसा क्या होगा, इधर 4 तो मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे में हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 4 हो गए यहाँ पर हाइड्रोजन के, और 4 इधर हो गए हाइड्रोजन के, बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद बचता लास्ट अणु हमारे पास ये क्लोरीन, क्या बचता, इस Cl या क्लोरीन परमाणु के देखो कितने अणु दिखाई दे रहे हैं आपको, 4 तो गुणा करिए हमने, कितने हो गए 4, इधर कितने हो गए 4, गुणा कर दिया हमने, देखो गुणा करिए, इसकी गुणा इसके साथ की, तो Cl के परमाणु कितने हो गए 4। इधर देखो Cl के कितने, Cl के 2 परमाणु तो ये दिख रहे हैं आप लोगों को, 2 परमाणु ये है, और 2 और 2 4, यानी कि रासायनिक समीकरण क्या होगी, संतुलित। तो यानी कि जो नई रासायनिक समीकरण आई वो आई MnO2 प्लस 4HCl एरो MnCl2 प्लस
2H2O प्लस Cl2। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, संतुलित रासायनिक समीकरण। ऐसे बैलेंस करनी है। ठीक है, नोट करो।